नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से लोकसभा प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दिया है, पहली लिस्ट अपनी जो जारी की है, तभी से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं और जिन योद्धाओं को बीजेपी ने चुनाव के रणक्षेत्र में उतारा है, उन क्षेत्र की क्या स्थिति है और उनके जो योद्धा हैं उनके राजनीतिक सफर क्या हैं, इस कार्यक्रम में हम लगातार बता रहे हैं। आज जो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 51 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। उन 51 में से आज 4 सीटों पर बात करेंगे और वो 4 सीटें हैं कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और रामपुर। ये 4 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर आज हम जानेंगे कि जिन योद्धाओं को, यानी कि जिन प्रत्याशियों को बीजेपी ने इस चुनावी रणक्षेत्र से उतारा है, उनका राजनीतिक सफर क्या है। साथ ही साथ यह भी हम जानेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत प्राप्त हुए थे और साथ ही साथ 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतों का फायदा हुआ था या कि नुकसान हुआ था, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस समय जो बीजेपी के योद्धा चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुके हैं, यानी कि कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और रामपुर में जो प्रत्याशी उतर चुके हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं और हवा किस तरफ बहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज हम इन्हीं 4 सीटों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और हमारे जो है रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम जिस सीट की चर्चा करने जा रहे हैं, उस सीट का नाम है कैराना और बीजेपी से यहां पर जो योद्धा उतारे गए हैं वो हैं प्रदीप कुमार। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं। कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार। यहां पर आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी है किनारे से। प्रदीप कुमार को विरासत में सियासत मिली है, विरासत में सियासत मिली है, यानी कि इनके जो पुरखे हैं ये भी राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। 3 बार विधायक चुने गए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जिनको कैराना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। 2000 में रालोदा के सदस्य के रूप में उपचुनाव में इन्हें चुना गया था। 2012 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में गंगोह में 16वीं विधानसभा में इन्होंने चुनाव लड़ा था, 16वीं विधानसभा के लिए। 2017 में बीजेपी सदस्य के रूप में गंगोह से 17वीं विधानसभा में चुनाव लड़ा। और आपको बताएं 2019 में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप ने सपा प्रत्याशी को हराया और सांसद बने। यह है इनका राजनीतिक सफर। हमने आपको दिखाया प्रदीप कुमार का, जो कि कैराना, उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। अब हम आपको दिखाएंगे 2019 लोकसभा चुनाव में किन पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। आइए इस पाई चार्ट के माध्यम से इस पर नजर डालते हैं। बीजेपी को 50.44% यहां पर वोट मिले थे, सपा को 42.24% वोट मिले थे और यहीं अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6.17% वोट मिले थे। अन्य पार्टियों को अदर की, इस पाई चार्ट में अदर की भी यहां पर दिखाया गया है। अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो ये भी दिख जाएगा, 1.15% में अदर पार्टियां थी जिनको वोट मिले थे। अगर यहां पर कोने में नजर डालें तो बीजेपी से प्रदीप चौधरी, सपा से तबस्सुम हसन और कांग्रेस से हरेंद्र सिंह मलिक यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की स्थिति तीसरी थी, पहली पर बीजेपी, प्रदीप चौधरी यहां से चुनाव जीते थे और यहां से सपा जो है दूसरे नंबर पर थी, इनको 42.24% वोट मिले थे। आइए अब हम कॉलम चार्ट की ओर नजर डालेंगे और कॉलम चार्ट से ये देखने का प्रयास करेंगे, अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रतिशत वोटों का किस पार्टी को इजाफा हुआ और कितने में घटोत्तरी दर्ज की गई। यहां पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी को 3.93% मतों का यहां पर इजाफा हुआ है कैराना लोकसभा सीट पर। वहीं अगर जो देखा जाए सपा और आरएलडी का एक तरह से गठबंधन था, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनके मत प्रतिशत में माइनस में गए हैं, 9.02% का नुकसान हुआ है।
आप ये देख सकते हैं, ये मत प्रतिशत यहां पर एक बार फिर हम दिखाएंगे कि थोड़ा सा कोने में अगर जो नजर डालें आप, तो यहां पर प्रदीप चौधरी के वोटों में 3.93% की वृद्धि हुई थी। सापेक्ष अगर जो आरएलडी और सपा की बात करें तो यहां पर 9.02% की बढ़ोतरी, यहां पर नुकसान हुआ था। तो ये थे समीकरण, ये है समीकरण, और जो समीकरण हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक हैं देवराज सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवराज सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले प्रशांत राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं यहाँ के जो ये लोकसभा सीट है, कैराना लोकसभा सीट, यहां वास्तव में अगर जो देखा जाए प्रशांत, तो यहां पर प्रदीप कुमार को चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, चुनाव मैदान में उतारी है। इनके सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं? बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि 2019 के चुनाव का जब यहाँ प्रचार चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कैराना का यहाँ पे दौरा किया था। उस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए थे, और कैराना में जो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा था, और इसमें खासकर जो धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हिंदुओं को सताया जाना और उनके मकान पर मकान बिकाऊ होना जैसे जो स्लोगन लिखे थे उनको मुद्दा बनाया गया। तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरे क्षेत्र में एक पैठ बनाई और उसके साथ भय मुक्त वातावरण स्थापित करने की बात कही थी, जिसके आधार पर यहां पर प्रदीप चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि हरेंद्र मर्रिक भी वहां के क्षेत्रीय नेता है और अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, इनको भी हार का सामना करना पड़ा था और मत प्रतिशत भी बहुत कम था। प्रदीप चौधरी को यहाँ 3.9% के करीब वोट का इजाफा भी यहाँ पर हुआ था। तो ये जो तबस्सुम हसन समाजवादी पार्टी से जो चुनाव में थी, ऐसे में इनका जो वोट प्रतिशत घटा ये सबसे ज्यादा मायने रखने वाला था, क्योंकि उस समय जो पश्चिम के हालात थे वो बड़े विकराल थे। वहां सबसे ज्यादा मुद्दा दंगे का चल रहा था और इसके साथ ही वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पलायन, हिंदू लोग सबसे ज्यादा पलायन कर रहे, जिसमें कैराना विधानसभा सबसे ज्यादा प्रभावित थी। और इसी कैराना विधानसभा में ही अमित शाह और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जनसभाएं की थी और यहाँ की जनता को भरोसा दिलाया था कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाता है तो जो यहाँ भय का वातावरण उसे खत्म कराया जाएगा, इसके तहत पलायन खत्म कराया जाएगा, रोजगार को यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा और जो जाति वैमनस्यता यहाँ पर फैलाई जा रही है इसे कम किया जाएगा। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन क्योंकि अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। इसके साथ ही जो यहाँ इन्वेस्ट की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पश्चिम क्षेत्र में इन्वेस्ट आया है, लेकिन कैराना लोकसभा में रोजगार का मुद्दा अहम रहेगा। केवल रोजगार के मुद्दे पर इस बार चुनाव होने वाला है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी रही है। विकास भी जात विहीन और धर्म विहीन स्थिति को देखते हुए वहां सभी धर्मों के लोगों को उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर वहां दिया गया है। साथ ही साथ 3 तलाक का जो मुद्दा रहा है वो कैराना में भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवर का रहा है। साथ ही साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा जाता था कि कोई भी पार्टी अगर वहां मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उतारती थी तो मुस्लिमों में भी एक व्यवस्था है जिसमें शेख सिया और साथ में पठान, यह भी व्यवस्था है वहां पर। तो ऐसे में उच्च वर्ग के वहां पर प्रत्याशियों को उतारा जाता था, उसमें पासमानदा मुस्लिम जो था वो हमेशा हाशिए पर रहता था। वहां का वोट बड़ा निर्णायक है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वहां काफी फायदा मिला था। और इस बार क्योंकि यह भी देखना है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी से टूट गया है और आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर जो गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी पहले से ही माइनस में थी और यहाँ देखा जाए करीब 2% के लगभग पिछली बार जो है यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र मर्रिक को वोट मिला था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी किसी मजबूत चेहरे को उतारती है तो प्रदीप चौधरी के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर वहां कहीं जो जाट वोट में या सवर्ण वोटों में समाजवादी पार्टी सेंध लगा पाती है तो
जी, हम आपके पास आएंगे। देवराज सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। देवराज सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर हिंदू जो यहाँ पर जनसंख्या थी, जो हिंदू लोग थे, उनके पलायन का मुद्दा हावी रहा था और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था बीजेपी के पक्ष में। क्या लगता है कि इस समय भय मुक्त माहौल बन चुका है यहाँ पर कैराना में, और क्या कुछ सामने चुनौतियां आ सकती हैं इस समय? देवेंद्र जी, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो इसके बाद उनका फोकस था कानून व्यवस्था, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में मार्च 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कुछ क्षेत्रों में बहुत ही अराजकता थी उत्तर प्रदेश में, उसमें कैराना भी एक था। और पलायन का मुद्दा उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसने ये मुद्दा उठाया भी था। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी तो उनका पूरा फोकस अराजकता को खत्म करके उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करने की थी। और उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और प्रशासन को पूरी तरह से उनको मुतमईन किया कि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से पैदा की जा रही हो, कोई भी अराजक तत्व हो, बख्शा नहीं जाएगा। इसका असर हुआ और कैराना ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग अराजक स्थिति जो लोग उत्पन्न करते थे, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, वह सब योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह उस पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि कैराना में जहां 2014-15 में पलायन की स्थितियां आई थी हिंदुओं के, वहां पलायन तो रुका ही और लोग वापस भी लौटना शुरू हो गए। और अब स्थिति यह है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग सरकार ने एक अच्छा वातावरण बनाया है, शांतिपूर्ण वातावरण बनाया है। और इसका यही परिणाम आप देखिए कि विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देश ही नहीं, विदेश के निवेशक भी अब यहाँ आ रहे हैं, तो इसका परिणाम तो सामने आ ही रहा है। और 2017 से 2024 इन मतलब की 6-7 साल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में निश्चय ही यह मुद्दा था कि पलायन का, हिंदुओं के पलायन का। जी देवराज जी, तो देवराज जी की आवाज हम तक नहीं, बात हो रही है, सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है और इसका लाभ सबको मिल रहा है। सब समाज को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ सब समाज को मिल रहा है, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है। तो क्या लगता है हम कम शब्दों में चाहेंगे कि अगर जो आप इस बात का हमें जवाब दे दें कि क्या लगता है कि इस बार पिछली लोकसभा चुनाव 2019 से अब 2024 की जहां तक बात करें तो इसमें बीजेपी के मतों में बढ़ोतरी दिख सकती है, ऐसे आसार दिख रहे हैं? देवेंद्र जी, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण मुद्दा था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कहीं न कहीं जनता का विश्वास जीत लिया। अब है 2024 का लोकसभा चुनाव और पूरे प्रदेश में राममय वातावरण है, एक लहर है। तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को निश्चय ही मिलेगा। हाँ, एक दिक्कत ये, एक भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती मिल सकती थी कि इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, रालोद और बसपा अगर एकजुट हो जाती तो शायद ये चुनाव बड़ा रोचक हो जाता उत्तर प्रदेश में। अब रालोद जो है सपा से या गठबंधन से अलग छिटक कर भाजपा के साथ जाके खड़ा हो गया है रालोद। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का लगातार बयान ये आ रहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। जी, जरूर मिलेगा। तो चलिए हम अब रुख करते हैं दूसरी लोकसभा सीट की, और दूसरी जो लोकसभा सीट है वो है मुजफ्फरनगर की। और जो मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर संजीव कुमार बालियान चुनाव मैदान में, आइए इनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। लोकसभा
मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संजीव कुमार बालियान और सितंबर 2000 इनके राजनीतिक सफर 2017 से 25 मई 2019 तक गृह मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य रहे हैं। आपको बता दें कि 27 मई 2014 से 27 अगस्त 2017 तक भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। यह आपको बता रहे हैं 30 मई 2019 तक भारत सरकार में केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2019 में मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए ये चुने गए थे। आपको बता दें संजीव कुमार बालियान का राजनीतिक सफर, बालियान 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी रहे हैं। संजीव कुमार बालियान की ये बातें हमने आपको बताई, राजनीतिक सफर के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको हम बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये बीजेपी को यहां पर आप देख सकते हैं कि 49.34% वोट मिले हैं और साथ ही साथ आरएलडी या एसपी गठबंधन को 49.01%, यानी कि बहुत ही कम अंतर रहा है यहाँ पर जीत और हार का। एक को 49.34% वोट मिल रहे हैं और यहाँ पर एक को 49.01% वोट मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान थे, अजीत सिंह चौधरी यहाँ पर आरएलडी से थे और यहाँ अजीत सिंह चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी पहले स्थान पर आई थी, मात्र कुछ 0.% वोटों में अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही है, किनको ज्यादा फायदा हुआ है, किनको नुकसान हुआ है मत प्रतिशत का। तो यहाँ पर बीजेपी के मतों में घटोत्तरी देखी गई है, यानी कि नुकसान हुआ है 9.64%। तो आपको बताएं, माफ कीजिए, बीजेपी से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर 2019 में 2014 के सापेक्ष 9.64% का नुकसान हुआ है यहां पर वोटों का। तो अब हम आएंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक और हमारे जो उत्तर प्रदेश संवाददाता प्रशांत राव हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवराज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रशांत राव के पास आना चाहेंगे। प्रशांत राव, सवाल यहां पर यह है कि डॉक्टर संजीव कुमार बालियान 2014 की अगर जो बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के सापेक्ष यहां पर मत प्रतिशत में कमी आई है, क्या कारण रहा हो सकता है? देखिए, जनता के क्षेत्र की अपेक्षाएं होती हैं, जिसको जनता क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुनती है उसके ऊपर काफी भरोसा होता है, खासकर विकास को लेकर और अपने सुख दुख के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उस जनप्रतिनिधि का पूरा जो सरोकार हो ताकि जनता की आवाज जन प्रशासन तक पहुंचा सके और उसके साथ उनका काम हो सके। डॉक्टर संजीव बालियान 2014 में भी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और इसके साथ ही 2019 में भी निर्वाचित हुए। इन दोनों जीतों में जो 19 का जो आंकड़ा रहा है वोट प्रतिशत का सबसे कम रहा है, उसका कारण यही था कि 2014 में जब डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ से सांसद चुनकर गए और उसके साथ ही केंद्रीय समिति में अगर देखा जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला और उसके बाद जो उनका कल्चर बदला, कार्यकर्ताओं से मिलने का या फिर उनसे बातचीत करने का, समय ना देने का, क्षेत्र में ना जाने का, उसका खामियाजा हालांकि उन्हें कुछ वोट प्रतिशत कम जरूर मिले 2019 में, लेकिन क्योंकि संजीव बालियान वहां भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत चेहरा है और पश्चिम में जो चलता है हिंदू मुस्लिम का एक फैक्टर चलता है और उसके तहत संजीव बालियान को वहां बड़ी मजबूती मिली थी और इसीलिए 2019 में फिर वो चुनाव जीते। क्योंकि जिस तरीके से वहां चौधरी अजीत सिंह वहां चुनाव लड़े आरएलडी और एसपी गठबंधन में, हालांकि वो भी मजबूत नेता हैं और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से वहां जो चुनाव हुआ था उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ प्रतिशत के वोटों से डॉक्टर संजीव बालियान को वहां से जीत मिली है। उसमें कुछ ऐसे इलाके थे जो डॉक्टर संजीव बालियान के जाति स्तर पर उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, दो धुरंधर प्रत्याशी आमने सामने थे, तो ऐसे में संजीव बालियान की जीत वहां पर जो हुई है उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल जो कार्यकाल 2 बार करने को मिला है उसमें जनता से सरोकार उनका टूटा था। कारण यही था कि 2019 में उनका वोट प्रतिशत कम रहा। अब फिर क्योंकि 2024 का चुनाव होना है, ऐसे में बड़ी ही जो देखा जाए कि कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो वहीं पिछली बार
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी, वो भी वोट उनको मिला था। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग है, आरएलडी भी समाजवादी पार्टी से अलग है, तो समाजवादी पार्टी को इतना वोट प्रतिशत नहीं मिल सकता है, क्योंकि जितनी बार दो दलों के इकट्ठे होने पर जो जाति समीकरण का वोट था वो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को मिला था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि आरएलडी इस बार जो है एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है, समाजवादी पार्टी अलग है, बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़ने का दावा किया है, और यही कारण है कि वहां डॉक्टर संजीव बालियान की स्थिति जो है अभी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मतदान का जो परिणाम आएगा उससे तय होगा क्या जनता डॉक्टर संजीव बालियान से और ज्यादा नाराज हो रही है। अगर नाराज होती है तो नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी संजीव बालियान का नाम 2013 के दंगों में आया था, और ये जो दंगे थे बड़े ही जो भीभत्स दंगे थे, और इसमें जिस तरीके से डॉक्टर संजीव बालियान ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, इसी वजह से लगातार वहां मजबूती पकड़े हुए हैं। 2 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अगर देखिए देवेंद्र जी, पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में बड़ी ही विकराल स्थिति रही है हिंदुओं की। वहां जो बहु बेटियों के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध होते थे, लोग पलायन कर रहे थे, अपना रोजगार छोड़कर भाग रहे थे, एक धर्म विशेष के लोग एक बस्तियों पर हावी हो रहे थे, उनके रोजगार खत्म कर रहे थे, उनके परिवार पर बदनीति रखते थे, अपराध को वहां जिस तरीके से खुलेआम अंजाम दिया जाता था, वहां जो पंचायतें होती थी और उसके बाद ही जो फतवे जारी होते थे, और साथ ही साथ एक जो मानसिकता पश्चिम क्षेत्र में बनी हुई थी, इसी कारण पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को मजबूत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत रखा, लोगों को सुरक्षा दी और उसके साथ भय का माहौल खत्म किया, और महिलाओं को जिस स्वतंत्रता के साथ वहां पे कानून व्यवस्था मिली है वह अभूतपूर्व है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में चाहे 2014 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करके आए थे, और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, और खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम क्षेत्र में जीत मिली है। यही कारण है कि इसी जीत की मजबूती के दम पर 2024 का ताना बाना बुना जा रहा है। चलिए ठीक है, हम राजनीतिक विश्लेषक अपने देवराज सिंह जी के पास आना चाहेंगे। देवराज सिंह जी, इस समय अगर जो देखा जाए तो संजीव बालियान के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं इस क्षेत्र में? देवेंद्र जी, चुनौतियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो चाहे रोजगार के हो और चाहे उस क्षेत्र के विकास को लेकर हो, क्योंकि संजीव बालियान जी 2019 से 24 के बीच में अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी है, तो स्वाभाविक बात है कि जनता की अपेक्षाएं, अगर आप उनका प्रतिनिधि मंत्री है तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये एक स्थिति हो सकती है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस क्षेत्र की, मुजफ्फरनगर क्षेत्र की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संजीव बालियान जी 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, भले ही प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन उनके मुकाबले में रालोद के सुप्रीमो थे चौधरी अजीत सिंह जी, और उस क्षेत्र में अजीत सिंह जी को हराना बड़ी बात थी, जबकि वो गठबंधन में भी थे। इसके बाद भी संजीव बालियान जी जीते, तो ये बड़ा मैसेज था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और संजीव बालियान जी का जीत का प्रतिशत भले कम रहा हो लेकिन जीते, पार्टी जीती, और वो कहीं ना कहीं ये रहा कि गठबंधन को उन्होंने बिल्कुल मात दी जी, मात दी। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, ये जातीय समीकरण किस तरफ जा रहा है? क्योंकि करीब करीब अगर जो 42% देखा जाए तो सामान्य श्रेणी के वोटर्स हैं, और 20% मुस्लिम और जाट वोटरों की अगर जो संख्या देखी जाए तो मात्र 12% है। तो क्या ये जो वोटर्स हैं ये किसकी ओर रुख करते हुए देखे जा सकते हैं इस बार? देवेंद्र जी, जो स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 से अब 2024 इस 5 साल में काफी कुछ स्थितियां बदली हैं, हर क्षेत्र की बदली हैं, और मुजफ्फरनगर भी उसमें शामिल होगा, बिल्कुल होगा। और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भाजपा की डबल इंजन की सरकार का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसका लाभ तो हर क्षेत्र में मिला है। और इनका नारा सिर्फ यही नहीं है कि क्या कहते हैं कि हम कुछ क्षेत्र विशेष का या एक वर्ण विशेष का ही हित देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये सबको एक साथ लेकर चलने का जो संदेश दे रहे हैं, तो इसका असर पूरे समाज में है, और इसमें
मुस्लिम भी हैं और जाट भी है और दलित भी है और सवर्ण भी है, सब हैं। और एक समय था देवेंद्र जी की उत्तर प्रदेश में फतवा और खाप की बड़ा फतवा और खाप पंचायतों का मैसेज बड़ा असर रखता था चुनाव में। इन पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह प्रयास किया कि फतवे और खाप पंचायतों के मैसेज को या निर्देश को भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ न्यून कर दिया है और फतवों का वो असर नहीं रहा। इसका भी असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसका भी असर देखने को मिल सकता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम विश्लेषण के लिए देवराज सिंह जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में अगर जो मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान के सामने जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी कम दिख रही हैं। अब हम दूसरी लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। लोकसभा सीट का नाम है नगीना और यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है ओम कुमार को। तो ओम कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में हम देख लेते हैं। नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं ओम कुमार और ओम कुमार का सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं। यह नगीना सीट से बीजेपी ने इन्हें उतारा है। उत्तर प्रदेश के नेहतौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं ये उत्तर प्रदेश के, और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से ये संबंधित रहे हैं, जुड़े रहे हैं बहुत पहले से। ये ओम कुमार का सियासी सफर 16वें, 17वें और 18वें विधानसभा के सदस्य रहे हैं लगातार 16वें, 17वें और 18वें। 2017 के चुनाव में मुन्ना लाल प्रेमी को बड़े पैमाने पर इन्होंने हराया था, बड़े भारी अंतर से हराया था और 2022 के चुनाव में फिर से ये विजयी बने थे। 2022 के चुनाव में फिर से ये विजयी बने थे ओम कुमार। अब हम आपको बताएंगे 2019 में नगीना लोकसभा सीट में किस पार्टी की क्या स्थिति थी। पाई चार्ट के माध्यम से आइए दिखाते हैं हम आपको। यहां पर पाई चार्ट, यहां पर बीएसपी विजयी रही थी, गिरीश चंद यहाँ 56.31% वोट मिले थे, बीजेपी को 39.78% वोट मिले थे और कांग्रेस को 1.99% वोट मिले थे। ये यहाँ पर स्थितियां हैं। बीएसपी यहाँ पर विजयी रही थी इस नगीना सीट से। गिरीश चंद्र यहाँ पर पहले स्थान प्राप्त किए थे, 56.31% इनको वोट मिले थे। बीजेपी के यशवंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, इनको 39.78% वोट मिला था और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1.99% वोट मिले थे। आइए अब आपको दिखाते हैं अब अगला कॉलम चार्ट, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन पार्टी की क्या स्थिति थी, 2014 के सापेक्ष किन के मतों में नुकसान हुआ था, किन को फायदा मिला था। आइए कॉलम चार्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहां पर बीएसपी को 30.25% का फायदा यानी कि इजाफा हुआ था, वहीं बीजेपी को मात्र 0.76% यहां पर इजाफा देखने को मिला था। यह इजाफा क्यों था, बीएसपी को आखिर क्यों इतनी बढ़त मिली थी, हम जानेंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका शुक्ला जी हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन सबसे पहले हम जाना चाहेंगे प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, हम जानना चाहेंगे कि बीएसपी यहां पर नगीना सीट से इनको विजय हासिल हुई थी, विजयी हुई थी यहां पर प्रशांत राव, सवाल यहां पर यह है कि इतने प्रतिशत मत की बढ़ोतरी देखी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो इसमें बीएसपी के मत प्रतिशत में करीब करीब 25% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इतनी बढ़ोतरी कैसे संभव हुई, कारण क्या रहा? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से नगीना जो लोकसभा क्षेत्र है, ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है, बीएसपी चीफ मायावती 1989 में इसी लोकसभा क्षेत्र जीतकर वो पहली बार संसद पहुंची थी, तो ये ऐतिहासिक लोकसभा सीट रही है। और बीएसपी के लिए खासकर क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो वोट बैंक वो देखा जाता है अनुसूचित जात का है, और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर यहाँ जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक है, जो निर्णायक वोट बैंक है, जिसके साथ जाता है और उसी प्रत्याशी की जीत होती है। यहाँ पर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र यहाँ
लोकसभा के सदस्य हैं और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सदस्य 2019 के चुनाव में जीते थे, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। इसीलिए जो आरएलडी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में थी, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का वोट भी बीएसपी को मिला था। इसीलिए बीएसपी का जो वोट प्रतिशत यहाँ सबसे ऊपर था और यहाँ गिरीश चंद्र ने जीत हासिल की थी और बीजेपी की यशवंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो वोट मिले वो 2% से भी कम रहे। कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछली बार प्रत्याशी उतारे से उससे थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को भी हुआ था और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ था। लेकिन ये नगीना लोकसभा क्षेत्र की जो बात की जाए 2019 के चुनाव में जिस तरीके से यहाँ बहुजन समाज पार्टियों की बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिली थी और इसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा का भी चुनाव जीता था। पश्चिम में भी बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी पकड़ रही है और इसी अच्छी खासी पकड़ में फिर समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई और 2014 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है। अब ऐसे में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी कैसे अपना कब्जा बरकरार रखती है यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन क्योंकि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो अकेले दम पर जो वोट प्रतिशत 25% यहाँ पर जो हासिल हुआ है अतिरिक्त, यह कैसे बहुजन समाज पार्टी यहाँ सुरक्षित रख सकती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनाव हारी उसके बाद लगातार यहाँ मंथन शुरू होता रहा है और इस बार कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ ओम कुमार को यहाँ टिकट दिया गया है, कद्दावर नेता भी हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में उनको जो चुनाव लड़ाया जा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूती से पैर जमाएगी लोकसभा चुनाव में और बीएसपी को टक्कर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को टक्कर हो सकती है यहाँ। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। प्रशांत राव, आप हमारे साथ बने रहिए। देवराज सिंह जी जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ बने हुए हैं, समय देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार कि हाँ आप बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप अगर जो अंत तक बने रहे तो बेहतर होगा। प्रोफेसर प्रियंका शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार और आपका हम स्वागत करेंगे। सवाल यही है कि ओम कुमार के सामने और क्या चुनौतियां आ सकती हैं इस लोकसभा सीट में, यानी कि नगीना लोकसभा सीट में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं पहले 2009 में यशवंत सिंह धोबी जी रहे, फिर 2014 में यशवंत सिंह सांसद बने, फिर 2019 में बसपा के गिरीश चंद्र जी ने सपा और अदौल गठबंधन के बीच में इसको करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सपा जो है भाजपा पर भारी है और उसके चलते अभी वैसे तो मोदी लहर चल रही है। अब इसका हम आज कुछ भी राजनीतिक विश्लेषक होते हुए भी कहीं ना कहीं वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीट तो कहीं ना कहीं सपा की हमें दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरीके से हावी रहेगी, क्या स्थितियां रहेंगी, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर 3 साल से सपा का कब्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा में क्योंकि है तो एक माहौल वहाँ पर सपा का ही दिखाई दे रहा है। तो ये कहना मुझे मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ सपा कुछ कर सकती है। मतलब अगर जो देखा जाए, अगर जातीय गणित थोड़ा सा भी प्रयास किया तो वो जी बिल्कुल भारी हो सकते हैं। अभी बिल्कुल भारी हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रुक करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक देवराज सिंह की तरफ। देवराज सिंह जी, हम आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर जो मुस्लिम मतदाता है, जैसा कि अभी हमारी बहन प्रियंका जी ने ये बातें कही कि यहाँ पर सपा भारी दिख रही है, तो अगर जो देखा जाए जातीय समीकरण तो 50% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अगर जो अनुसूचित की बात करें तो 21% यहाँ पर एससी वोटर्स है। तो इसको लेकर के अगर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये देखा जाए कि 50% मुस्लिम वोटर्स हैं तो यहाँ पर टक्कर ज्यादा जो है जोरदार हो सकती है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सपा पर ही मुस्लिमों का विश्वास अभी है। क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स और एससी वोटर्स को काटने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो सकती है? देवेंद्र जी, जो वहाँ का क्षेत्रीय जो समीकरण है तो आप देखिएगा कि 2009 में जब ये लोकसभा सीट बनी नगीना, सुरक्षित सीट बनी पश्चिमन के बाद, तो पहली बार 2009 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रणवीर सिंह जी लोकसभा में पहुंचे। 2014 में डॉक्टर यशवंत सिंह जी भाजपा से सुरक्षित सीट से जीते।
2014 के लोकसभा चुनाव में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की गिरीश चंद्र जी ने जीत दर्ज की और उनको वोट भी ठीक ठाक अच्छा वोट प्रतिशत मिला, क्योंकि उस 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव में सपा का, बसपा और रालोद का एक पैक्ट था, तो इसका फायदा निश्चित ही गिरीश चंद्र जी को मिला और बसपा के उम्मीदवार थे। वोट प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सुरक्षित सीट है और ऐसी दलित मतदाता ठीक ठाक संख्या में है, अल्पसंख्यक भी ठीक ठाक संख्या में है। अब यहाँ समस्या जो आएगी तो तब आएगी जब ये गठबंधन का कोई मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार के सामने मैदान में आता है। ओम कुमार जी नाटौर से विधायक हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नगीना से उनको जो है लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। ओम कुमार जी 2012 में बसपा से पहली बार विधानसभा का चुनाव नाटौर से जीते, सुरक्षित सीट से 2017 का भी जीते और 2022 का भी जीते। तो डॉक्टर ओम कुमार जी की ठीक ठाक पकड़ अपने वर्ग में है, इसका लाभ निश्चय ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब रही बात गठबंधन की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। चंद्रशेखर रावत जो अपने आप को खुद ही गठबंधन को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, अगर वो गठबंधन के उम्मीदवार हो गए तो चुनाव बहुत रोचक होगा और बड़ा खाते का मुकाबला होगा, देवेंद्र जी, जहां तक मेरा ये अनुमान। जी देवेंद्र जी, तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि ओम कुमार के सामने काफी जो है थोड़ी सी चुनौतियां हैं और मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अब हम अगले लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे और वो लोकसभा सीट है रामपुर लोकसभा सीट, जहां पर घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक सफर जल्दी रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी। इनको बीजेपी ने अपना योद्धा बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। 1999 से 2009 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने 1999, और 2004 से बीजेपी के जरिए राजनीति में इन्होंने ये बीजेपी की राजनीति में कदम रखा, यानी कि बीजेपी के घर में ये आए। 2016 में ये सपा से एमएलसी भी रह चुके हैं। 2000 यानी कि कई पार्टियों में रहने का अनुभव है। 2022 में रामपुर में हुए उपचुनाव में सांसद चुने गए 2022 में, 2022 के उपचुनाव में। इससे पहले वह 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं, ये 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। तो आइए अब हम पाई चार्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि 2022 के बाई इलेक्शन में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। तो यहां पर बीजेपी को 51.96% और एसपी को 46% वोट मिले थे। बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि 2022 में भी ये चुनाव जीते थे और पुनः इन्हें बीजेपी ने रिपीट किया है। सपा को 46% वोट मिले थे। अब देखिए 2014 के सापेक्ष 2019 में कितने प्रतिशत वोटों का नफा नुकसान हुआ था किस पार्टी को, आइए उसको भी जान लेते हैं। कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर किस पार्टी को कितने प्रतिशत यहां पर वोटों का नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था। तो आइए आपको बताते हैं। बीजेपी को 9.6% का यहां पर फायदा हुआ था और सपा के वोट में 6.71% का नुकसान देखा जा रहा है यहां पर। तो कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं कि बीजेपी को यहां फायदा हुआ था, एसपी को यहां पर नुकसान हुआ था। मोहम्मद आसिम रजा, अगर कोने में नजर डालेंगे तो मोहम्मद आसिम रजा यहां से सपा से चुनाव लड़ रहे थे और घनश्याम सिंह लोधी, जो कि बीजेपी ने इनको रिपीट किया है, ये यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। अब हम अपने राजनीतिक विश्लेषक और अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास रुख करेंगे जल्दी से। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल यही है कि इस बार बीजेपी ने पुनः इन्हें रिपीट किया है, क्या कारण हो सकते हैं? जल्दी से। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के सहारे आगे बढ़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी में भी रहे और समाजवादी पार्टी में जो है आजम खां के साथ इन्होंने राजनीति की और 2022 के उप लोकसभा चुनाव में जब आजम खां की सदस्यता चली गई थी उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को यहाँ चुनाव लड़ाया
और समाजवादी पार्टी से ही आजम खां के जो शागिर्द हैं आसिम रजा वो चुनाव लड़ रहे थे। घनश्याम लोधी ने उन्होंने टक्कर दी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम फहराया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो देखा जाता है वहाँ जो है जो बैकवर्ड का वोट सर्वाधिक है और इसके साथ मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर आजम खां का काफी कब्जा रहा है, चाहे वो लोकसभा सीटें रही हो या फिर यहाँ पर विधानसभा की सीटें रही हो, लेकिन यहाँ पर जो है घनश्याम लोधी ने वो मिथ्य तोड़ दिया था। और इसी गढ़ में जहां से 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के आजम खान ने चुनाव जीता था, उस जगह पर बाई इलेक्शन में यहाँ लोधी ने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहराया। तो इसी कारण उन्हें 2024 में टिकट दिया गया है, क्योंकि उनका जो क्षेत्रीय जनता से लगाव काफी है और कई क्षेत्रीय मुद्दे थे जिसमें खासकर नवाबों के द्वारा हो या फिर आजम खां के शागिर्दों के द्वारा वहां पर जमीनों पर कब्जे हो या फिर भ्रष्टाचार हो, वो घनश्याम लोधी के सांसद बनने के बाद एक एक कर प्रशासन से शिकायतें हुई और उन्हें कम किया गया। और क्योंकि अगर देखा जाए इस क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ज्यादा हैं, तो वहीं रामपुर सदर से यहाँ आकाश सक्सेना ने चुनाव जीता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वहां स्थिति मजबूत दिखाई देती है। और यहाँ पर 2 बार यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, एक बार लोकसभा का हुआ, एक बार फिर विधानसभा का हुआ। यहाँ दोनों बार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो स्थिति घनश्याम लोधी की काफी मजबूत है और जमीनी नेता कहे जाते हैं, वो सभी के दुख सुख में शामिल होते हैं। 2022 का जब इलेक्शन था उसमें हम लोग कवर कर रहे थे, घनश्याम लोधी की स्थिति काफी मजबूत थी। जनता उन्हें अपना स्थानीय नेता मानती थी, क्योंकि पहले यहाँ पर नवाब खानदान से चुनाव लोग लड़ते थे और उसके बाद फिर आजम खां क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो गए थे। तो ऐसे में उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो जनता से मेल मिलाप रखते थे, तो लोग सीधे आजम खां से अपनी बात नहीं कह पाते थे। यही नाराजगी रही कि आजम खां ने भले ही बाई इलेक्शन में यहाँ पर आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा हो, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आजम खां ने कहा कि प्रशासन ने चुनाव हराया है, प्रशासन ने उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया है, लेकिन ग्रामीण स्तर में जिस तरीके से वहां घनश्याम लोधी को वोट मिला उससे यह जरूर प्रदर्शित होता है कि स्थिति जो थी वह भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का विश्वास जीतने का काम किया, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर हो, विकास को लेकर हो। आजमपुर विकास प्राधिकरण में वहां पर विकास कार्यों को जिस तरीके से अमली जामा पहनाया गया, आजम खां वहां पर कई बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो विकास नहीं मिल पाया था वो घनश्याम लोधी के बाद और आकाश सक्सेना जब यहाँ पर विधायक हुए उसके बाद क्षेत्र की जनता को जो वहाँ विकास मिले हैं और इसीलिए वहाँ इसी बलबूते पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर प्रियंका शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में घनश्याम लोधी को पुनः बीजेपी ने टिकट दिया है, उनके सामने और क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, चुनौतियां घनश्याम जी के सामने तो बिल्कुल नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। रामपुर की सीट पूरी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खां साहब का पहले रहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान साहब जीते, फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में उनको सजा सुना दी गई कि 2022 में जैसे कि प्रशांत जी बता रहे थे कि आसिम रजा साहब को टिकट मिला, वो भी हारे। और रामपुर की जनता कहीं ना कहीं विकास चाह रही है। आजम खान साहब ने एक जो अपना एक दुर्ग बना लिया था कि वो एक नवाबी तौर पर उसको लीड करने लगे थे रामपुर को, कि जैसे वो नवाब हो गए हैं, तो वो नवाबियत जो है रामपुर ने उपचुनाव के माध्यम से उनके मुंह पे तमाचा मार करके बिल्कुल खत्म की। और साथ ही साथ 2022 का जो है वो भी, उसमें भी जब लोधी जी यहाँ पर जो उनका रहा 19 का कि भाई लोधी जी का एक व्यक्तित्व निखर के लोगों के सामने आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो मुस्लिम की है रामपुर। जी बिल्कुल बिल्कुल। 52% आबादी मुस्लिम की है, हिंदुओं की अगली पिछली जाति में बटी हुई है। इस सीट में हिंदुओं का जो है समुदाय के लोग जो है अल्पसंख्यक में माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोधी समाज तो उनको कहीं ना कहीं प्रमोट कर ही रहा है, लेकिन साथ में मुस्लिम भी अब आ गए हैं साथ। जी, मुस्लिम भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, मुस्लिम भी आ गए हैं। देवराज सिंह जी, मुस्लिम किस कारण से बीजेपी की तरफ यहाँ पर आए हुए दिखते हैं? क्या लोधी की तरफ रुख कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ यहाँ के मुसलमान? जी जल्दी। नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो विकास योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबके को मिल रहा है, तो उसमें मुस्लिम भी शामिल है, अल्पसंख्यक वर्ग भी उन योजनाओं का लाभ तो पा ही रहा है। और रही बात 3 तलाक के मुद्दे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है, इसका असर तो इस वर्ग में दिख रहा है। रही बात
घनश्याम लोधी जी के कि अभी 2022 में बाई इलेक्शन में जीते, तो अभी उनको बहुत ज्यादा कार्यकाल मिला नहीं है कि इस तरह की चुनौतियां उन्हें अभी क्षेत्र की जनता की से मिले। जनता को अपेक्षाएं हैं कि उनका उम्मीदवार, उनका जो लोकसभा का जो उम्मीदवार है वर्तमान में, अभी उसको पूरा काम करने का अवसर नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि यदि अपेक्षाएं जनता के मन में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उनको पुनः रिपीट करके कहीं ना कहीं यह जनता को भरोसा दिया है कि अगले 5 साल इनको आप फिर जो है बहुमत से जिताइए और ये अच्छा काम करेंगे जी। तो इसका एक सकारात्मक रुझान कहीं ना कहीं भाजपा को देखने को मिलेगा और जनता की तरफ से यही सोच करके बीजेपी ने इनको उतारा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रही बात विपक्ष के उम्मीदवार की, तो विपक्ष ने घोषित नहीं किया है और रामपुर का लोकसभा का जो रामपुर के लोकसभा सीट का जो इतिहास है बहुत रोचक है। एक समय में नवाबों का दबदबा था, फिर इसके बाद आजम खान साहब की क्षेत्र में खुशी बोली। जी बिल्कुल, हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं शेष बचा है, इसलिए हम माफी चाहेंगे। हम तो आपसे चाहते थे कि इस लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी ले लें, लेकिन समय की अपनी प्रतिबद्धता है और घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो योद्धा हैं वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही चुन करके बीजेपी ने उतारा है। इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, 2000 लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां थी, या फिर 2022 के जो बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा चुनाव के, उसमें क्या स्थितियां थी और अब क्या चुनौतियां इनके सामने आई हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारे संवाददाता के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल बीजेपी के योद्धा इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।